टॉक में क्या हुई थी एग्जैक्टली ये जरा हम जानना चाहेंगे। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब हमारे साथ हैं। मीर साहब, आप ही के शो में ख्वाजा आसिफ ने जो बात की वो कश्मीरियों के हक़ से मुतालिक थी, और पाकिस्तान की तो ऑब्वियसली पॉलिसी भी यही है कि जो कश्मीरियों के हक़ की बात करेगा हम नेचुरली उसकी तायद करेंगे। तो इस पर भारतीय हुकूमत को क्या हुआ एकदम से कि उनकी इतनी स्टेटमेंट्स आना स्टार्ट हो गई? व्हाट डू यू थिंक हैपेंड? देखें, वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने कैपिटल टॉक में सिर्फ ये बात की थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उमर अब्दुल्ला साहब जिसके सरबराह हैं, उन्होंने मकबूजा जम्मू कश्मीर की रियासती असम्बली का जो इलेक्शन हो रहा है तो उसमें अलाइंस कर लिया है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये चाहती है कि जो आर्टिकल 370 मोदी की हुकूमत ने 2019 में सस्पेंड कर दिया था वो उसको बहाल करना चाहते हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब से मैंने सवाल किया कि आपके ख्याल में आर्टिकल 370 बहाल हो सकता है? उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इत्तेहाद जीत जाता है तो ये पॉसिबल भी है। इतनी सी बात की है जिस पे कि पूरे में आग लग गई है। और पहले जो वज़ीर दाखिला हैं अमित शाह, उन्होंने एक ट्वीट किया, फिर बीजेपी के तर्जुमान ने कैपिटल टॉक का क्लिप लगा के कहा जी पाकिस्तान एक दहशतगर्द रियासत है, और पाकिस्तान की रियासत जो है वो कांग्रेस को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रही है। और फिर मोदी साहब ने एक इंतखाबी जलसे में भी ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से कहा जी कि जो उनकी तायीद है कांग्रेस के लिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वो इस चीज़ का सबूत है कि जो कांग्रेस है और नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो प्रो पाकिस्तान एजेंडे पे चल रहे हैं। तो देखें, जिस तरह पाकिस्तान में सियासी इख्तलाफ की बुनियाद पर हम एक दूसरे को दुश्मन मुल्क का एजेंट कह देते हैं, तो यही आप हिंदुस्तान में देख रहे हैं। अब क्योंकि जो मकबूजा जम्मू कश्मीर की जो रियासती असम्बली है उसका इलेक्शन 6 साल के बाद हो रहा है, ये 2019 से ये इलेक्शन नहीं हुआ था, और बज़ाहिर इंडिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जो है उसके ज़ेर कब्ज़ा रियासत थी जो वहाँ पे असम्बली मौजूद ही नहीं थी। तो अब उसका इलेक्शन हो रहा है और उसमें पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। तो इस पे जो मोदी साहब ने और अमित शाह साहब ने और बीजेपी के दीगर लीडरों ने इसको जिस तरीके से प्ले अप करने की कोशिश की है, तो इससे ये पता चलता है कि आर्टिकल 370 और 35A पे उनका मौक़िफ़ बहुत कमज़ोर है, और उनको ये ख़तरा नज़र आ रहा है कि कहीं पे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अलाइंस है ये मकबूजा जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में अगर इसको अक्सरियत मिल गई तो ये नई असम्बली में आते ही एक रेजोल्यूशन मंजूर करेंगे कि 370 को बहाल किया जाए। तो इससे मोदी के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। तो वो परेशान हैं, और जो उन्होंने कल स्टेटमेंट दी है ये स्टेटमेंट दरअसल उनकी बौखलाहट का सबूत है। अच्छा मीर साहब, हम अपने मुल्क में अक्सर इस बहस में उलझे नज़र आते हैं कि भारत से खामखा का इशू बनाया हुआ है, भारत के लिए तो हम अब मान ही नहीं रखते, हम अहम नहीं हैं। वो ख़ुद भी ये कहते हैं कि हम तो पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गए हैं। लेकिन इस तरह का रद्द अमल आने के बाद फिर से ये एहसास होता है कि पाकिस्तान का जिक्र भी आज भी उनकी सियासत में मरकज़ी किरदार अदा कर रहा है। क्या समझते हैं आप? देखें, आप हिंदुस्तान का हर इलेक्शन देख लें, हर इलेक्शन में पाकिस्तान उनका इशू नंबर 1 होता है। पाकिस्तान जो है उसके बारे में बज़ाहिर जो इंडियन पॉलिटिशियंस हैं और इंडियन मीडिया है उसका बज़ाहिर रवैया ये होता है, वो साबित ये करना चाहते हैं ओ हम तो आपको कुछ समझते नहीं, हम तो आपको इग्नोर करते हैं जी, आप तो एक छोटा सा मुल्क हैं जी। लेकिन हर वक्त वो पाकिस्तान बैशिंग, हर वक्त पाकिस्तान बैशिंग। आप देख लें कि शाहरुख खान इतना बड़ा एक्टर है, उसकी हर दूसरी फिल्म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होती है। आप देख लें पिछले 6-7 साल में उसकी हर दूसरी फिल्म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होती है। इंडिया जो है वो पाकिस्तान के नाम को बेचता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान के हवाले से नफ़रत फैलाने की कोशिश करते हैं। तो मैं, क्योंकि मुझे इसका एक्सपीरियंस इसलिए है कि मैं बहुत से इंडिया के बड़े बड़े अखबारात और उनकी जो मैगज़ीन्स हैं पिछले 20-25 साल में उनके लिए लिखता रहा हूँ। तो जब भी कोई अखबार या मैगज़ीन जो है वो मेरा कॉलम शुरू करता है तो शुरू में तो बड़े खुश होते हैं, फिर उनको प्रेशर आता है और वो कहते हैं जी वो आप कॉलम तो बहुत अच्छा लिख रहे थे लेकिन वो हम उसको ना प्रेशर आ गया, हम उसको अब बंद कर रहे हैं।
तो हम पाकिस्तान में भी शिकायत करते हैं कि पाकिस्तान में मीडिया जो है उसके पास इतनी आज़ादी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा तो हिंदुस्तान में मसला है। और हिंदुस्तान में इस वक्त जो बहुत बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट हैं उनको ऑफ एयर किया हुआ है, वो टीवी चैनल्स पे बहुत से जो उनके एंकर्स हैं वो प्रोग्राम नहीं कर पा रहे, उनको ऑफ एयर किया हुआ है या उनको चैनल से निकलवा दिया गया क्योंकि बीजेपी उनको पसंद नहीं करती। तो इसलिए इंडियंस बहुत से जो है, सारे के सारे इंडियंस एक जैसे नहीं हैं, लेकिन जो इंडिया की रूलिंग एलीट है और ख़ास तौर पे इस वक्त जो मीडिया में लोग छाए हुए हैं, इंप्रेशन ये देते हैं जी कि हम पाकिस्तान को कुछ नहीं समझते। ये वो एक अपने आप को धोखा देते हैं। पाकिस्तान उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि पाकिस्तान के एक टीवी चैनल जियो न्यूज़ पर एक प्रोग्राम कैपिटल टॉक में एक वजीर साहब ने 2-3 मिनट की बात की है और कल से पूरे इंडिया में आग लगी हुई है। इससे ज़्यादा पाकिस्तान की अहमियत क्या होगी? अच्छा मीर साहब, भारत सरकार की बौखलाहट जो है उसकी वजह ये भी हो सकती है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में नाम नहाद इंतखाबात के दिन भी ये माहौल नज़र आ गया था कि बीजेपी वगैरह का बयानिया जो है वहाँ मुकम्मल मुस्तरद है। तो इसके बाद क्या उम्मीद रखें कि कम अज़ कम मकबूजा कश्मीर की 2019 से पहले वाली रियासती हैसियत जो है वो एटलीस्ट बहाल होगी? देखें, ये एक बड़ा एक मुश्किल सवाल है और पेचीदा सूरत हाल है। पहले सूरत हाल ये होती थी कि जब भी मकबूजा जम्मू कश्मीर की जो रियासती असम्बली है उसके इलेक्शन होते थे तो कश्मीर की तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज उसका बायकॉट करती थी। आखिरी दफ़ा 1987 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें सैयद अली गिलानी साहब ने हिस्सा लिया था, उसके बाद उन्होंने कभी हिस्सा नहीं लिया। 1990 के बाद कभी हिस्सा नहीं लिया। अच्छा, अब इसमें यह देखें कि 1987 का जो इलेक्शन था उसमें जो धांधली हुई थी, उस धांधली से एक मुज़ाहमती तहरीक ने जन्म लिया। 1987 के इलेक्शन में जो श्रीनगर से बहुत से उम्मीदवार थे, वो उम्मीदवार बाद में जो एक मुसल्लह मुज़ाहमत शुरू हुई वो उसके कमांडर बन गए। और वजह उसकी क्या थी? इलेक्शन में धांधली। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्टर कासिम फख्तू 32 साल से इंडिया की जेल में है, 32 साल से। और इन्होंने भी 1987 का जो इलेक्शन था उसमें एक नौजवान की हैसियत से इन्होंने जो उस वक्त मुस्लिम मुत्तहदा मुहाज था उसके सैयद सलाहुद्दीन साहब उसके एक उम्मीदवार थे श्रीनगर से जो कि जीत गए थे, लेकिन उनको धांधली से हरवा दिया गया। यासीन मलिक साहब जो हैं वो 1987 के इलेक्शन में सैयद सलाहुद्दीन साहब को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जब सलाहुद्दीन साहब के साथ धांधली हुई, उनको हरा दिया गया, तो यासीन मलिक साहब भी मुज़ाहमत में शामिल हो गए, खुद सलाहुद्दीन साहब मुज़ाहमत में शामिल हो गए और डॉक्टर कासिम फख्तू भी मुज़ाहमत में शामिल हो गए। अब देखें कि ये एक नुक्ता है, ये मैं आपके नाजरीन को फूड फॉर थॉट दे रहा हूँ। नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का इतना बड़ा लीडर था, 27 साल जेल काटी, उसको नोबल पीस प्राइज़ मिला, उसको साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बना दिया गया। 27 साल जेल काटी। डॉक्टर कासिम फख्तू पिछले 32 साल से इंडिया की जेल में है, 32 ईयर्स। आप मुझे बताएं, कभी आपने देखा है किसी इंटरनेशनल चैनल पे, CNN पे, BBC पे या किसी अखबार में कि डॉक्टर कासिम फख्तू के बारे में किसी ने कहा हो कि उसने नेल्सन मंडेला का रिकॉर्ड तोड़ दिया है कैद का? वो उसने 27 साल कैद काटी और नोबल पीस प्राइज़ मिल गया। इसने 32 साल से जेल में बैठा हुआ है और कोई पाकिस्तान में उनका नाम नहीं जानता। ये बीइंग पाकिस्तानी भी जो है ना, ये हमारे लिए काफ़ी शर्म का मुकाम है। मैं कभी कभी उनका नाम लेता हूँ, उन पर आर्टिकल लिख देता हूँ, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि एक शख्स 32 साल से ज़मीर का कैदी है और उसका नाम जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे कोई पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है वो यूनाइटेड नेशंस में जाकर तकरीर करता है, डॉक्टर कासिम फख्तू का नाम ही कोई नहीं लेता। तो लेना चाहिए हमको। हम इंडिया पे तनकीद करते हैं, हमें कभी कभी अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि अगर हम चाहें तो इंटरनेशनल लेवल पे कश्मीर का मुकदमा बड़े मौसर अंदाज में पेश कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत मजबूत मुकदमा जो है अनफॉर्चुनेटली उसका वकील बड़ा कमजोर